ओके जी, आज हम एंजाइम्स को डिस्कस करते हैं। एंजाइम्स आर बेसिकली बायोकैटलिस्ट। ये ऐसे सब्सटेंसेस है दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इनसाइड द लिविंग बॉडीज। कोई भी ऐसा सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन उसको आप कैटलिस्ट कह देते हैं, बिकॉज दे आर वर्किंग इनसाइड द बॉडी। आप इनको बायोकैटलिस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यू वांट टू ब्रेक ए प्रोटीन, आपने प्रोटियोलाइसिस परफॉर्म करनी है, तो आउटसाइड द बॉडी आप उसको किस तरह से करेंगे? आप उसकी हाइड्रोलिसिस काज करेंगे विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बॉयल करेंगे फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। तो अगर इनसाइड द बॉडी प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी रिक्वायर्ड है, तो यू डोंट हैव ए लॉट ऑफ द टाइम कि एक ही रिएक्शन पर इतना ज़्यादा टाइम लगे। सो यू हैव सर्टेन सब्सटेंसेस इनसाइड द बॉडी दैट विल हेल्प टू डिक्रीज द टाइम ऑफ द रिएक्शन। उनको आप एंजाइम्स कहते हैं। वो सब्सटेंसेस जिनके ऊपर एंजाइम्स का एक्शन होता है उनको सबस्ट्रेट कहा जाता है, और अल्टीमेटली बनने वाली जो चीज़ है सब्सटेंसेस आफ्टर द रिएक्शन ऑफ द सबस्ट्रेट्स, उनको प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है। एंजाइम्स के जनरल करेक्टर्स देखें तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर इन प्रोटीन्स इन नेचर। They are heat liable, they are water soluble, they are precipitated by protein precipitating reagents, because आपने कहा कि they are mostly proteins, तो proteins को जिस तरह से precipitate किया जा सकता है उसी तरीके से आप enzymes को भी precipitate करेंगे। और प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर जब आपने डिस्कस किया, वहाँ आपने कहा कि नाइट्रोजन हैज़ इम्पोर्टेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। 16% वेट प्रोटीन्स का होता है, नाइट्रोजन पे कंप्राइज कर रहा होता है। तो इसी तरह से एंजाइम्स क्योंकि प्रोटीन्स हैं, तो उनका भी नाइट्रोजन उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन एंजाइम्स की देखते हैं। क्लासिफिकेशन में नेमिंग पे पहले आते हैं कि इनिशियली जो भी एंजाइम्स आपके पास आइसोलेट हुए थे, आइडेंटिफाई हुए थे, उनका नाम व्हिमसिकल नेम्स उनके रखे गए, मतलब ऐसे ही, कोई ख़ास उनकी वजह नहीं थी। फॉर एग्जांपल पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। लेकिन ये इतने वाइडली यूज़ हुए, इतने ज़्यादा फ़ेमिलियर हो गए कि हम आज भी इनका नाम लेते हैं। अदरवाइज़ जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने रूल्स दिए हैं, उनके अकॉर्डिंग एंजाइम्स को जब नाम आजकल दिया जाता है तो उसके साथ सफिक्स एज, एज ऐड किया जाता है आफ्टर द सबस्ट्रेट। फॉर एग्जांपल लैक्टोज एक सबस्ट्रेट है अगर, तो लैक्टोज के ऊपर एक्शन करने वाले एंजाइम को आप नाम देंगे लैक्टेज। पहले सबस्ट्रेट का नाम आ गया और एंड पे आपने एज ऐड कर दिया। इसी तरह से अमाइलोज स्टार्च है अगर, तो अमाइलोज पे एक्शन शो करने वाले एंजाइम को आप अमाइलेज कहेंगे। अमाइलोज क्योंकि सबस्ट्रेट है और एंड पे आपने एज ऐड कर दिया। क्लासेस की इसके देखी जाए तो 6 मेन क्लासेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द रिएक्शन जो ये एक्सेलरेट करेंगे। फर्स्ट क्लास ऑक्सीडो रिडक्टेजेस की है। ये ग्रुप ऑफ द एंजाइम्स है that will catalyze the oxidation and reduction simultaneous oxidation and reduction in a reaction. फॉर एग्जांपल ये ए आपके पास एक सब्सटेंस है, बी अदर सब्सटेंस है। ए अपने रिड्यूस्ड फॉर्म में था, बी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में था। तो इस एंजाइम ने रिएक्शन को एक्सलरेट किया। कौन सी रिएक्शन को? जिसमें ए सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया और बी रिड्यूस हो गया। नेचर में इसकी एग्जांपल देखें तो अल्कोहल और NAD प्लस इनका रिएक्शन होता है। यहाँ पर अल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो एल्डिहाइड बन रहा है, और NAD को रिड्यूस कर रहे हैं तो NADH बन रहा है। और इस रिएक्शन का एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजीनेज है। IUB ने के अकॉर्डिंग अगर इसका नाम देखें तो आप क्या करते हैं, सबस्ट्रेट के बाद एज ऐड कर देते हैं, और क्लास इसकी ऑक्सीडो रिडक्टेजेस है तो इसका नाम बनेगा अल्कोहल NAD ऑक्सीडो रिडक्टेज। इसी तरह से रिडक्शन आप कहते हैं एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन को या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को। तो जिस तरह यहाँ पर NAD के केस में आपने कहा कि ये इसकी रिडक्शन कॉज हुई है, तो इसी तरह से ऑक्सीजन का रिमूवल अगर कहीं से हो रहा है तब भी आप उस सेंस में भी ऑक्सीडो रिडक्टेजेस की टर्म यूज कर सकते हैं। सेकंड क्लास ट्रांसफरेजेस है। ट्रांसफरेजेस एक ग्रुप ऑफ द एंजाइम्स है दैट विल ट्रांसफर द वन ग्रुप
जो कि हाइड्रोजन के अलावा कोई होगा, फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट। फॉर एग्जांपल अगर जनरल आप डिनोट करते हैं इसको, तो ये ए बी एक सब्सटेंस है बी, यहाँ पर एक ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, जिसको ट्रांसफ्रेजेस ने इस कंपाउंड सी के साथ अटैच कर दिया। नेचर में इसकी एग्जांपल देखें तो हेक्सोज है और एटीपी है। अगर यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप निकल कर हेक्सोज के साथ लग जाए, ट्रांसफर हो जाए फॉस्फेट ग्रुप का, तो हेक्सोज 6 फॉस्फेट बनेगा और एडीपी बनेगा। और एंजाइम यहाँ पर एग्जांपल हेक्सोकाइनेज की है, हेक्सोकाइनेज यहाँ पर एक्शन शो करेगा। थर्ड क्लास हाइड्रोलाइजेज की है। हाइड्रोलाइजेज बेसिकली एंजाइम्स हैं that will hydrolyze the bonds। वो bonds या ईथर है, पेप्टाइड है, ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड है, कोई भी है, एडिशन होगी वाटर की और बॉन्ड की ब्रेक डाउन होगी। जिस तरह से ये ए बी एक कंपाउंड था जिसमें वाटर की एडिशन की वजह से ए कंपोनेंट अलग हो गया, बी कंपोनेंट अलग हो गया। और इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर वाटर की प्रेजेंस। नेचर में इससे एग्जांपल है एसिटाइल कोलिन, जब उसका वाटर के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस का की जाती है, ब्रेक डाउन बाय द वाटर, तो कोलिन और एसीटेट बनते हैं और एंजाइम यहाँ पर एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज होगा। लाइजेज एंजाइम्स दे विल रिमूव द ग्रुप्स फ्रॉम द सबस्ट्रेट्स, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोलिसिस नहीं है, अदर देन हाइड्रोलिसिस कोई मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। जिस तरह से ये ए बी ग्रुप था तो बॉन्ड की ब्रेकेज हुई, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, ए बी बन गया, लेकिन वाटर के इन्वॉल्वमेंट आपने यहाँ शो नहीं की। एग्जाम्पल में फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, इसकी हाइड्रोलिसिस का इसकी सॉरी लाइसिस होगी और इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और एंजाइम यहाँ पर एल्डोलेज है। Isomerases, these enzymes will convert one form of the substance into another form, जो कि आइसोमर्स होंगे। वो आइसोमर्स ऑप्टिकल, जियोमेट्रिक या पोजिशनल आइसोमर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ए बी सी आपके पास कंपोनेंट्स हैं, अब रहेंगे यही, सिर्फ इनका सीक्वेंस चेंज हो गया, ए सी बी हो गया। नेचर में इसकी एग्जांपल देखें तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसमें नंबर ऑफ द कार्बन सेम है, एटम्स का नंबर सेम है, जस्ट उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है, ये आइसोमर्स हैं। और एंजाइम यहाँ पर ट्राइयोज फॉस्फेट आइसोमरेज इंक्लूड है। क्लास 6 लाइगेजेस की है। लाइगेजेस विल लिंक टू सब्सटेंसेस टुगेदर। फॉर एग्जांपल ये ए बी टू ग्रुप्स हैं, एटीपी की प्रेजेंस में क्योंकि एनर्जी चाहिए होगी बॉन्ड बनाने के लिए, ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे, लाइगेट हो जाएंगे एंड एडीपी विल बी फ्री। नेचर में एक एग्जांपल आप दे सकते हो, एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करेगा इनको, इससे मेलोनाइल कोएंजाइम ए और एडीपी बनेंगे। एंजाइम यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज है। ये एंजाइम आपने पढ़ा था जहाँ पर आप लिपिड सिंथेसिस देख रहे थे। अच्छा, अब आपने कहा कि एंजाइम्स, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। अब हम देखते हैं कि वो कौन सी एक्सेप्शंस हैं जो हमें ये स्टेटमेंट नहीं देने देती कि सब एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन्स हैं। कुछ नॉन प्रोटीन एंजाइम्स भी हैं। उनमें पहली कैटेगरी राइबोजाइम्स की आती है। राइबोजाइम्स बेसिकली राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का एक ऐसा स्ट्रैंड है दैट हैज कैटालिटिक एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल ये आरएनए, मैसेंजर आरएनए जो बनता है डीएनए से थ्रू ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ पर सर्टेन प्लेसेस पे अगर क्लीवेज कॉज करनी है, एक मेच्योर आरएनए बनाना है, इंट्रॉन्स को रखना है और एक्सॉन्स को निकालना है, तो यहाँ पर क्लीवेज कॉज करने के लिए आरएनए के स्ट्रैंड ही एक्शन शो करेंगे जो कि क्लीवेज कॉज करेंगे। तो यहाँ पर अब क्योंकि आरएनए का कैटालिटिक रोल आ गया, ये क्लीव्ड एंड पे स्मॉल आरएनए स्ट्रैंड्स बन गए, तो इस तरह के आरएनए को डेट हैज कैटालिटिक एक्टिविटी आप राइबोजाइम का नाम देते हैं। आइसोएंजाइम्स की बात करते हैं। देखें, आप अगर मार्केट में चले जाएं और आपके पास डिफरेंट कॉइन्स हों, और तो वो कॉइन बिल्कुल सिमिलर नहीं होते हैं, ऑल्दो वो देखने में एक जैसे नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप बारीकी से देखें
तो कोई ना कोई उनमें डिफरेंस ज़रूर होगा, लेकिन उनकी मार्केट वैल्यू सेम है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ₹5 का कॉइन लेकर जाते हैं तो दे ऑल विल बी सिमिलर इन द शेप, लेकिन अगर उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क तो होगा ना, उसके साइड्स में या जो उसके ऊपर प्रिंट हुआ है वहाँ कुछ माइनर सा फ़र्क आएगा, लेकिन है सब ₹5 के कॉइन्स। इसी तरह से डिफरेंट एंजाइम्स डिफरेंट टिश्यूज़ में बनते हैं विद सेम फंक्शन, विद वेरी लिटिल, जिनको जिस डिफरेंस को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता, उन फॉर्म्स को आइसो एंजाइम्स या आइसोजाइम्स का नाम दिया जाता है। फिर है जी एब्जाइम्स। एब्जाइम बेसिकली फुल फॉर्म इसकी है एंटीबॉडी एंड एंजाइम। तो इसको कैट मैप भी कहा जाता है, कैटालिटिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अगर किसी एंटीबॉडी के पास अ, कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी आ जाती है, कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करने की एबिलिटी आ जाती है, तो उस एंटीबॉडी को एब्जाइम कहा जाता है। फिर हम कहते हैं कि एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर रिएक्शंस। अब वो स्पेसिफिसिटी के कौन से वेज हो सकते हैं, कौन से मैकेनिज्म्स हो सकते हैं, हम उसको देखते हैं। नंबर एक है एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जिनका सबस्ट्रेट बिल्कुल स्पेसिफिक है, उस सबस्ट्रेट के अलावा वो एंजाइम्स किसी और मॉलिक्यूल पे अपना एक्शन शो नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यूरिएज एंजाइम है दैट विल ऑलवेज एक्ट अपॉन यूरिया। इसके अलावा कोई भी मॉलिक्यूल कोई भी सबस्ट्रेट आ जाए, यूरिएज अपनी इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहेगा, इसने उस रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं करना। इसी तरह से ग्लूकोज ऑक्सीडेज, ये भी एब्सोल्यूट स्पेसिफिक है, इतना ज़्यादा स्पेसिफिक है कि ये ऑक्सीडाइज करेगा सिर्फ बीटा डी ग्लूकोज को। अल्फा एल ग्लूकोज इसका आइसोमर है, वो आइसोमर भी इस एंजाइम से कैटेलाइज नहीं होगा। ये बिल्कुल प्योर एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी है आपके पास। फिर आ जाती है बॉन्ड स्पेसिफिसिटी, जिसमें कुछ एंजाइम्स सर्टेन टाइप ऑफ द बॉन्ड्स पे अपना एक्शन शो करेंगे। फॉर एग्जांपल प्रोटियोलिटिक एंजाइम है ट्रिप्सिन दैट विल कॉज द हाइड्रोलिसिस ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। कहाँ पर? जहाँ पर आर्जिनिन और लाइसिन रेजिड्यूज होंगे। इस वजह से प्रोटीन में आप कहते हैं सीक्वेंसिंग जब आपने देखी थी तो वहाँ पर आपने कहा था कि ट्रिप्सिन एंजाइम के साथ रिएक्शन करवाया जाता है टिप्टिक मेथड में, तो वो सारी की सारी प्रोटीन को डीनेचर नहीं करेगी बल्कि फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। वो क्यों? क्योंकि साइट स्पेसिफिक बॉन्ड स्पेसिफिक एक्शन होगा ट्रिप्सिन का। नेक्स्ट स्पेसिफिसिटी आ जाती है ग्रुप के टर्म्स में। Certain enzymes they will catalyze the reaction on a group of structurally similar compounds. For example hexokinase है तो ये phosphorylation cause करेगा ग्लूकोज की, ग्लैक्टोज की और मैनोज की। काइनेज का काम है एंजाइम का कि वो फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करें। तो ये अब ग्रुप के लिहाज से, फॉस्फेट ग्रुप के लिहाज से स्पेसिफिसिटी आ गई। फिर है जी स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, यानी कि अगर आइसोमर्स पड़े हुए हैं किसी भी कंपाउंड के, तो एक आइसोमर वो कैटालाइज होगा, अदर विल रिमेन अनचेंज्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फ्यूमेरिक एसिड है, ये इसकी ट्रांसफॉर्म है। एटम्स की यहाँ पर देखें सी डबल ओ नेगेटिव ग्रुप है, इसकी अरेंजमेंट यहाँ पर ट्रांस है, और अगर यही सिस अरेंजमेंट हो जाए तो आप इसको मैलिक एसिड कहते हैं। अब यहाँ पर स्टीरियो स्पेसिफिसिटी की वजह से ये आइसोमर, ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। एक आइसोमर फ्यूमेरिक एसिड that will be act as substrate for the fumarase enzyme and it will be converted into malic acid. On the other hand अगर malic acid है, हालांकि number of the atoms किसी की भी देख लें, ऑक्सीजन के, कार्बन के, हाइड्रोजन के, वो सिमिलर हैं, जस्ट पोजीशन डिफरेंट है। यहाँ पर ट्रांस फ्यूमेरिक एसिड में, मैलिक एसिड में सिस फॉर्म है। तो ये आइसोमर डिफरेंट होने की वजह से, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी होने की वजह से फ्यूमरेज एंजाइम ने फ्यूमेरिक एसिड पे एक्शन शो किया है और मैलिक एसिड पे नहीं किया।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं दैट कैन बाइंड टू मोर देन वन सबस्ट्रेट्स। एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट उस एंजाइम के साथ बाइंड हो सकता है। उसके दो मैकेनिज्म्स हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शंस या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं। इस केस में क्या होता है, एक एंजाइम टू सबस्ट्रेट्स के साथ साइमल्टेनियस अटैचमेंट शो करता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको टर्नरी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। बोथ सबस्ट्रेट पहले कंबाइन हो गए एंजाइम के साथ, जो ब्लू में और ग्रीन में दो सबस्ट्रेट्स दिखाए हुए हैं। ये दोनों क्या होंगे, आफ्टर अटैचमेंट, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ टर्नरी कॉम्प्लेक्स कैटालाइज होंगे। मोस्टली एनएडी एच जो डिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं वहाँ पर ये प्रिंसिपल फॉलो होता है। अब यहाँ एक एंजाइम मोर देन वन सबस्ट्रेट के साथ अपनी एफिनिटी शो कर रहा है। दूसरा मैकेनिज्म पिंग पोंग रिएक्शन है या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको कहते हैं। इसमें एक सबस्ट्रेट पहले ऐड होता है एंजाइम के साथ, एक ग्रुप ऐड कर देता है सबस्ट्रेट अटैच होके, और उसके बाद दूसरा सबस्ट्रेट अटैच होता है। साइमल्टेनियस अटैचमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल अमाइनो ट्रांसफरेजेस में आपने देखा कि वहाँ पर अमाइनो एसिड, अमाइनो ट्रांसफरेजेस में अमाइनो ग्रुप जो होता है वो ट्रांसफर होता है। पहले अटैचमेंट होती है एंजाइम के साथ, उसके बाद वो डिस्प्लेस होता है, सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है। नेक्स्ट एंजाइम काइनेटिक्स देखते हैं। किसी भी रिएक्शन की वेलोसिटी जो है इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रिएक्शन है A+B और प्रोडक्ट्स हमारे पास C+D बन रहे हैं। तो इस रिएक्शन की वेलोसिटी या रेट इसका डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B पे। अगर हम यहाँ पर A की कंसंट्रेशन डबल कर देते हैं तो हमारे पास रिएक्शन का रेट भी डबल हो जाएगा। अगर हम ए और बी दोनों का जो है कंसंट्रेशन डबल कर देते हैं तो वेलोसिटी फोर फोल्ड हमारे पास आ जाती है। इट मींस कि वेलोसिटी या रेट ऑफ द रिएक्शन इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट्स। इसको जब आप न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड द कंसंट्रेशन ऑफ बी। फिर जब आप रिएक्शन लिखते हैं, अगर ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ए प्लस बी, और ये के वन आपके पास कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन है फॉरवर्ड रिएक्शन, और सी प्लस डी जब बैकवर्ड डायरेक्शन लेके जा रहे हैं तो अब यहाँ पर सी और डी सबस्ट्रेट्स हो गए और ए और बी यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट्स हो गए। के टू यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है। अब यहाँ पर जब रिएक्शन हो रहा होता है तो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों अ, एक इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं, जिसके बाद ए बी सी डी में कन्वर्ट होना बंद हो जाएगा और सी डी ए बी में कन्वर्ट होना बंद हो जाएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन जिसको आप आर वन से शो कर रहे हैं, इट इज इसको आप किस तरह से लिखेंगे कि वन कोफिशिएंट ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन है और यहाँ पर सबस्ट्रेट ए और बी है उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है, और बैकवर्ड रिएक्शन और टू इट इज डिपेंडेंट अपॉन द रेट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पर सबस्ट्रेट आपके पास सी और डी है। इक्विलिब्रियम पे आर वन और आर टू एक दूसरे के इक्वल होंगे। या फिर आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि आर वन आपके पास के वन और ए और बी की कंसंट्रेशन थी, डेट विल बी इक्वल टू के टू एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी। या आप इसको इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं कि के वन डिवाइडेड बाई के टू will be is equal to concentration of C and the concentration of D divided by concentration of A and the concentration of B। इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है जहाँ पर K1 और K2 इक्वल हो जाएं। तो उसको आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं K1 को K2 से डिवाइड करके।
अच्छा जी, एंजाइम्स का काम ये नहीं है कि वो यहाँ पर आपके पास वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अगर आपको कंसंट्रेशंस पता है अपने रिएक्टेंट्स की, प्रोडक्ट्स की, तो आप K1 और K2 की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ निकाल सकते हैं और आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। अब एंजाइम्स का ये काम नहीं है कि वो इक्विलिब्रियम की वैल्यू को कम या ज़्यादा कर दे। एंजाइम का जस्ट ये काम है कि वो इस इक्विलिब्रियम वैल्यू को जल्दी एक्वायर कर ले, इसको जल्दी अचीव कर लें। Catalyst increase the rate of the reaction but do not alter the equilibrium. Equilibrium की जो वैल्यू आपके पास आनी है कोफिशिएंट की, that will remain same. फिर हम बात करते हैं एक्टिव साइट की या एक्टिव सेंटर ऑफ द एंजाइम्स की। पूरा अगर एक एंजाइम है तो उसमें सर्टेन एक रीजन है जो कि मोस्टली किसी क्रेविस या क्लेफ्ट में होती है, दैट विल बी एबल टू बाइंड टू द सबस्ट्रेट। एक टेम्परेरी बॉन्ड्स बनते हैं दैट आर मोस्टली हाइड्रोफोबिक इन नेचर और उसके बाद सबस्ट्रेट्स का आपस में एक्शन होता है, रिएक्शन टेक प्लेस होता है। फॉर एग्जांपल ये पूरा एक एंजाइम है, तो यहाँ पर एक साइट है जहाँ पर कुछ अमीनो एसिड साइड चेंज आई, उन्होंने एक स्पेशलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन अडॉप्ट की। अब यहाँ पर सबस्ट्रेट आके बाइंड हो सकते हैं, टेम्परेरी यहाँ पर बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होगी, रिएक्शन होगा, उसके बाद ये नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी। तो उस रीजन को एंजाइम के जहाँ पर सबस्ट्रेट ने बाइंड होना है और कैटालिसिस होनी है, उसको एंजाइम की एक्टिव साइट कहा जाता है। और ये रेजिड्यूज अमीनो ग्रुप्स, अमीनो एसिड्स या अदर ग्रुप्स दैट टेक that directly participate in making or breaking the bonds, यहाँ इन अमीनो एसिड्स की प्रेजेंस की वजह से अब सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग होगी, तो इनको कैटालिटिक रेजिड्यूज या कैटालिटिक ग्रुप्स कहा जाता है। एलोस्टेरिक एंजाइम्स आपके पास वो टाइप ऑफ द एंजाइम्स हैं दैट हैव वन साइट अदर देन एक्टिव साइट। ये अगर इस एंजाइम की एक्टिव साइट है, ये देखना, ये कैटालिटिक साइट है, तो एक और साइट है, एलो का मतलब ये अदर, एक और अदर साइड है दैट विल डिटरमिन द अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट। ये देखें यहाँ पर एंजाइम के पास एक सेपरेट साइट है, कैटालिटिक साइट और एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट में जब ये एक रेगुलेटर आगे अटैच हुआ है, तो शेप ऑफ द कैटालिटिक साइट वो थोड़ी डिफरेंट हुई है, जिसने सबस्ट्रेट को अलाउ किया है कि वो यहाँ पर आकर अटैच हो और कैटालिसिस का प्रोसेस आगे बढ़े। और यहीं पर अगर एलोस्टेरिक साइड में कोई ऐसा सब्सटेंस आकर अटैच हो जाता है दैट एक्ट एज इनहिबिटर, तो ये साइट अपनी एक्चुअल पोजीशन में नहीं आएगी, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट यहाँ पर अटैच नहीं होगा और रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगा। इट मीन्स एलो एंजाइम्स, एलोस्टेरिक एंजाइम्स वो एंजाइम्स हैं दैट कैन हेल्प टू रेगुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन। अगर प्रोडक्ट्स आपके पास ज़्यादा बन चुके हैं, आपको किसी भी रिएक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो एलोस्टेरिक साइड में एक इनहिबिटर आके लग जाए, आपका रिएक्शन नहीं होगा। और अगर आपको प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, तो यहाँ पर करेक्ट रेगुलेटर आकर अटैच हो जाए, तो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग हो जाएगी और रिएक्शन टेक प्लेस हो जाएगा। इट मीन्स these type of the enzymes can act as regulators of the whole metabolic pathway. ये अगर अटैच होने वाला ग्रुप ऐसा है, रेगुलेटरी मॉलिक्यूल ऐसा है जो कि रिएक्शन को इन्हेंस कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, आप उसको पॉजिटिव मॉडिफायर कहते हैं और इस इफेक्ट को पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी कहा जाता है। और अगर ऐसा कोई रेगुलेटरी मॉलिक्यूल आकर लग रहा है जो रिएक्शन को स्टॉप कर रहा है, आप उसको नेगेटिव मॉडिफायर कहते हैं और इस इफेक्ट को नेगेटिव कोऑपरेटिविटी कहा जाता है। अब पहले आप डिस्कस कर चुके हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ द सबस्ट्रेट्स पे डिपेंड करती है किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी।
तो आप देखें यहाँ पर पूरा एक मेटाबॉलिक पाथवे आप कहते हैं कि सीरीज ऑफ द रिएक्शंस है। सब्सटेंस 1 2 में कन्वर्ट हो रहा है, सब्सटेंस 2 3 में, 4 में और फाइनल एक प्रोडक्ट बन रहा है। जब ये नॉर्मल रिएक्शन टेक प्लेस करता रहता है तो प्रोडक्ट क्या हो गया यहाँ पर अल्टीमेटली ज़्यादा हो गया। अब ये फाइनल प्रोडक्ट ज़्यादा होने की वजह से मींस इनिशियल सबस्ट्रेट्स का लेवल वो क्वांटिटी कम हो गई। तो जब क्वांटिटी कम होगी सबस्ट्रेट की इस इट मींस एंजाइम्स की रिएक्टिविटी एंजाइम का एक्शन अब कम होगा। एंजाइम की कैटालिसिस डिपेंड करती है ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट्स। तो प्रोडक्ट जब यहाँ पर ज़्यादा बन गया इट विल इंड्यूस ए मैसेज जो यहाँ पर एलोस्टेरिक एंजाइम्स हैं उनको एक मैसेज देगा और यहाँ पर अब एक नेगेटिव कोऑपरेटिविटी इफेक्ट प्रोड्यूस होगा जिससे रिएक्शन पूरे का पूरा स्टॉप हो जाएगा। तो एलोस्टेरिक एंजाइम्स की ये एक करेक्टरिस्टिक है जिसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स की। देखिए यहाँ पर भी जिस तरह से एक सब्सटेंस अगले एंजाइम का एक प्रोडक्ट अगले एंजाइम का सबस्ट्रेट के तौर पर एक्ट कर रहा है। तो बॉडी के अंदर क्योंकि वेरियस प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रहे हैं, एक रिएक्शन है उसका प्रोडक्ट दैट विल एक्ट एज सबस्ट्रेट फॉर द अदर एंजाइम। और अगर आप किसी भी रिएक्शन के प्रोडक्ट को अगले एंजाइम की तरफ पहुंचाना चाहते हैं तो इट विल टेक टाइम। अब नेचर ने ऐसा किया कि ये सारे एंजाइम्स को एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिया। उस केस में आप मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स का नाम यूज करते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको दी है इसकी फैटी एसिड सिंथेज की, क्योंकि ये टॉपिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फैटी एसिड्स किस तरह से प्लांट्स में बनते हैं। तो वहाँ पर आपने ये एंजाइम देखा था जिसके डिफरेंट सब यूनिट्स थे और रिएक्शन वहाँ पर परफॉर्म होता जा रहा था। एक एंजाइम से होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो नेक्स्ट सब यूनिट का क्या था, रिएक्टेंट था। तो इस तरह से टाइम एंड एनर्जी तो उसकी कंजर्वेशन के लिए नेचर ने बहुत सारे एंजाइम सब यूनिट्स को जब एक कॉम्प्लेक्स के अंदर इकट्ठा किया तो आपने उसको नाम दे दिया किस चीज़ का, मल्टीपल मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स का। आई होप यू अंडरस्टैंड।